फ़िश फार्मिंग के लिए जगह का जो इंतख़ाब है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसमें ये है कि हमारे बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे नशेबी ज़मीनें हैं, सेम आ गई है ज़मीनों के अंदर, कलराठी हो गई हैं ज़मीनें। तो ये बेकार जो ज़मीनें हैं ये तो मछली के फ़ार्म बनाने के लिए आपके बेहतरीन आपके पास इसकी जगह है जिसको आप यूटिलाइजेशन करके आप एक ऐसी जगह जहाँ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आप बेहतरीन तरीके से वहाँ से बड़ा अच्छा मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग फ़िश फार्मिंग के लिए जब जगह के इंतखाब की बात करते हैं, अब इसमें हम लोग ये देखते हैं कि एक तो पानी की सारा साल अवेलेबिलिटी का आपका क्या सोर्स है कि सारा साल पानी आपके पास मौजूद रहता है नहीं रहता। फिर आपने उस हिसाब से डिसीजन लेना। अगर नहीं रहता तो ज़ाहिर है कि आप फिर ऐसी जगह पे तो या तो आप सोलर लगाएंगे कि ज़ेर ज़मीन पानी आपका अगर अच्छा है तो, लेकिन वो ज़रा ज़्यादा खर्चा है। और फिर हम लोग कुछ उसके पैरामीटर्स को भी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जिस जगह पे भी हम लोग फ़िश फार्मिंग का काम कर रहे हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि हमें जो हलशुदा ऑक्सीजन है वो कितनी चाहिए। हलशुदा ऑक्सीजन का मतलब ये है कि जो हवा की जो लहरें आपके फार्म के ऊपर से गुजरती हैं उसमें से वो अपनी जो ऑक्सीजन का लेवल है उससे वो फार्म बढ़ा लेता है। अब वो वहीं से एब्जॉर्ब करते हैं। पानी के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ज़्यादातर हवा से आती है, बाकी उसमें खुर्दबीनी पौधे हैं वो भी ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं और यही ऑक्सीजन जो है वो मछली की जो ज़िंदगी है उसके लिए वो इस्तेमाल होती है। इसके अलावा हम लोग इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का आंसर है वो कम से कम होना चाहिए। हम लोग इनकी जो मेजरमेंट्स हैं जो इनको नापने के पैमाने हैं उसको हम पीपीएम कहते हैं, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन। और इसमें ये है कि ऑक्सीजन जो है वो 5 से लेके 12 पीपीएम तक होनी चाहिए। और आज़ाद कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी है वो मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 0.3 से नहीं बढ़नी चाहिए। इसके अलावा जो है वो हम लोग एक अल्कलैनिटी का टेस्ट करवाते हैं किसी जगह के ऊपर जहाँ पे अल्कलैनिटी यानी कि हसासियत का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, कैल्शियम कार्बोनेट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा है, तो वो तकरीबन 75 से लेके 300 पीपीएम के दरमियान होनी चाहिए। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हलशुदा नमकियात हैं यानी कि जिनको हम टीडीएस भी कहते हैं वो तकरीबन 1000 पीपीएम तक होने चाहिए। इससे बढ़ जाएंगे तो फिर ज़रा मछली जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगी। ये भी मुख्तलिफ जो नस्लें हैं उनके अंदर वेरी करती है, उनके अंदर मुख्तलिफ जो नौइयत की मछलियाँ हैं उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं। फिर एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका फार्म ऐसी जगह पे हो जहाँ सूरज की रोशनी जो है ना वो लाजमी पड़े। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि हमारे बहुत से फार्म्स ऐसी जगह के ऊपर होते हैं जहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो आपकी जो दरख्त वगैरह ख़ास तौर पे सफ़ेदा बहुत ज़्यादा लगाया जाता है, तो वो उसको एक तो सफ़ेदा रोक लेता है, दूसरा उसके पत्ते जो हैं वो हल नहीं होते, डिज़ोल्व नहीं होते, ख़त्म नहीं होते। वो फिर क्या करते हैं कि वो पानी की क्वालिटी को ख़राब करते हैं, कुछ केमिकल्स भी जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं। तो ये आपने देखना है कि कम से कम फिर सूरज की जो रोशनी है वो तकरीबन 1-1.5 फुट तक जो है ना वो पहुंचनी चाहिए। अगर ना पहुंचे तो फिर अगर उसमें मटी है तो हम कहेंगे भाई ये गदला पानी है। तो इस गदलेपन को हम फिर किस तरह दूर करते हैं इसके लिए भी हम लोग चूने का इस्तेमाल करते हैं, या आप अपने जो भी आपके फ़िशरीज़ के जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ से आप लोग रब्ता रखा करें, जाया करें और वहाँ पे अफसरान मौजूद हैं, अमला मौजूद है आप लोगों की गाइडलाइंस के लिए। अब आ जाते हैं मछली के फ़ार्म की बनावट के ऊपर। अच्छा, अब मछली का फ़ार्म जो है इस आम तौर पे हम लोग इसमें जो मुस्ततील तरह का हम लोग बनाते हैं और इसकी जो वजह उसकी ये है कि उसकी जो देखभाल है उसमें वो बड़ा आसान है। तो ज़्यादातर तो हम लोग यही चलते हैं जिस तरह जब मछली आपने पकड़नी है वो भी आपके लिए आसान है। 2 से 4 एकड़ तक का आप जो फार्म है ये बेहतरीन फार्म है, ये आपको सालाना अच्छी भली आपको आमदनी भी दे सकता है। मैं तो फिर भी रिकमेंड ये करता हूँ कि 4 एकड़ से कोशिश करें कि 4 एकड़ तक करें, क्योंकि फिर आपको 7-8 लाख रुपए सालाना आपको कम अज़ कम बच सकता है। और अगर आप अच्छी मैनेजमेंट्स कर सकते हैं तो वो ज़ाहिर है कि वो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं। तो इससे बड़े साइज़ के फार्म जो हैं उनके इंतजाम देखभाल जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाती है, और इससे जो छोटे हैं उसका ये है कि वो आपके साल की जो आमदनी है वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो आप थोड़ा सा डिसहार्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब ये है कि जब हम लोग फार्म बनाने लगते हैं तो हम लोग देखते हैं कि आम तौर पे जिस तरह हमारे पंजाब की साइड से तो वहाँ पे फार्म्स हम बनाते हैं जहाँ पे लेवल ज़मीनें हैं। अच्छा, और जो अगर आप पुठवार की साइड भी आ जाएँ, खत्ता पुठवार के अंदर, तो यहाँ पे डैम्स वगैरह बनाए जाते हैं। बरसाती पानी है उसको रोका और फिर जो है उस पानी को रोकने के बाद जो है वो बंद बना के
वो बंद बना के फिर सारा साल जो है वो पानी को इस्तेमाल, अव्वल तो साला साल वो इस्तेमाल करते हैं। और ये तरीक़ेकार हमारे पटवार के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसी तरीके से जो है वो फार्म्स या डैम्स बनाए जाते हैं। अब इसमें जब आप फार्म बना रहे हैं, डैम का कुछ और तरीक़ेकार है और फार्म्स बनाने का कुछ और तरीक़ेकार है। अब जो फॉर्म्स के लिए हम लोग जो तरीक़ाकार है उसका वो ये है कि तकरीबन अगर आपके पास हमवार सतह है जैसा पंजाब के अंदर है, तो आप 2 से ढाई फुट तक जो है उसको खोद के उसके जो साइड्स के ऊपर ज़मीन है वो तकरीबन 5 से 5.5 फुट तक ऊंचे बंद बना के टोटल जो उसकी जो आपने हाइट है वो तकरीबन 7 साढ़े 7 फुट आप गहरा मछली का फार्म बना सकते हैं। अच्छा, फिर ऊपर से जो बंद है उसको तकरीबन जहाँ पे पानी आपका रुकना है, बंद आपका तकरीबन 10 से 12 फुट तक चौड़ा ऊपर से हो, और जो उसकी अंदर की साइड पे जो आप उसकी ढलान है वो तकरीबन 1 और 2 की रेशो के दरमियान, यानी कि 1:2 रखी जाती है। अच्छा, अब इससे भी बढ़ाई भी जा सकती है, वो अपने कि पानी का लेवल क्या है और किस तरह आपने उसको वो पानी रोका है वो, और मिट्टी की खसूसियात क्या है, उस हिसाब से आप इसको घटा बढ़ा सकते हैं। तालाब की जो ढलान है तह की, वो आपने 1:100 की रखनी है, और ऐसे फार्म 6 से 7 फुट तक जो है वो फिर पानी आप उसमें रोक सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा अगर आपने फार्म बनाने हैं तो फिर आपने हर फार्म में पानी डालने और निकालने का अलग-अलग बंदोबस्त करना है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ जो मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ आप लोगों से, कि जब आप लोग फार्म बनाते हैं तो नर्सरी ज़रूर बनाएं। अब नर्सरी जो है वो लोग एक मतलब अगर 1 एकड़ है तो आप एक तकरीबन 1 कनाल का आप रख सकते हैं। 8 कनाल आपकी जो जगह होती है 1 एकड़ में, उसके हिसाब से आप 1 कनाल का फार्म रख सकते हैं, नर्सरी जो फार्म है। अच्छा, अब इसमें ये है कि 1/6 भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अगर यानी कि 1 कनाल से थोड़ा सा बड़ा हो 1 एकड़ के हिसाब से, ये जो भी हम लोग बात करते हैं वो 1 एकड़ के हिसाब से होते हैं। फिर अगर आपने 10 एकड़ बनाना है तो फिर आप 10 कनाल का आप नर्सरी फार्म बनाएं, और इसी तरीके से अब अगर आपने 5 एकड़ का आपने बनाया तो आप 5 कनाल का आप नर्सरी फार्म बनाएं। थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं, ये कोई इतनी ज़्यादा वो नहीं है, बहरहाल ये है कि कम अज़ कम जो है वो 8वां हिस्सा आपको ज़रूर उसके लिए मुख्तस करना चाहिए। अब इसमें ये वजह उसकी ये है कि हैचरियों और नर्सरियों से आपको जो बच्चा है ना वो आपको अप्रैल से अगस्त के दौरान आप ख़रीद के उसमें पालेंगे, ताकि जब नवंबर से फरवरी के दौरान जो है उसको आप क्या करेंगे कि मछली पकड़ने के फ़ौरी बाद आप उसे पैदावारी तालाबों में जो है जहाँ से आपने प्रोडक्शन लेनी है आप उसमें मुंतकिल कर सकें। आम तौर पे होता ये है कि जिस वक्त जो इस दौरान आपको बच्चा जो है वो मिलता, तो वो बच्चा आपको मतलब आपको अवेलेबल नहीं होता। ख़ास तौर पे अगर आपको मार्च में बच्चा ना मिले अच्छे साइज़ में, तो फिर आपकी पैदावार के ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ेगा, और आप पहले सीज़न में ही बददिल होकर आप ये काम छोड़ देंगे। तो इस वजह से इसमें ये बहुत एहतियात है कि आप बच्चा जो है वो आपको अवेलेबल हो सारा साल, और वो उसी सूरत में हो सकता है जब आप अपना नर्सरी यूनिट छोटा सा रखेंगे। और एक इसमें अहम बात ये भी है कि वो जो बच्चा को आपको मार्च में मिलेगा उसके ऊपर आपकी कॉस्ट इतनी नहीं आएगी। उसी साइज़ का बच्चा आप 4-5 इंच का 6 इंच का अगर आप बाहर से लेंगे तो वो आपको तकरीबन यानी कि 4-5 गुना आपको ऊपर महंगा मिलेगा, और शायद मिले भी ना, और फिर शायद आपको दूर से अवेलेबिलिटी उसको लाने ले जाने में फिर उसको वो मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको बतानी। स्टॉकिंग के अंदर किसी किस्म की ताख़ीर जो है वो आपके लिए नुकसान का बाइस हो सकती है। अब आप आ जाएं इसके ऊपर कि हम लोग फार्म के अंदर खादें किस किस्म की इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब खादें जो हैं वो हमारे पास नामियाती और गैर नामियाती दोनों तरह की खादें हैं, ऑर्गेनिक भी और इनऑर्गेनिक भी। ऑर्गेनिक खादों में आपके लिए ये जो आप जो मुर्गियों की बीठें हैं या गोबर है, ये हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जबकि नामियाती खादें आपको पता है जिस तरह हम आम फसलों में इस्तेमाल करते हैं, डीएपी है, यूरिया है, और इसी तरीके से जो हमारी सिंगल सुपर फास्फेट है या अमोनियम नाइट्रेट है, हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की खादें उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जनरली मैं आपको बता दूं कि नामियाती खादों के अंदर जैसे मैंने बताया गाय का गोबर है, मुर्गी की बीठें हैं, गली सड़ी सब्जियां वगैरह हैं, फल, ये आप एक ख़ास मकदार में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर गोबर जो है वो तकरीबन आप 8,000 से 6,000 kg तक जो है वो 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, जब आपने अभी पानी नहीं भरा, यानी कि फार्म में पानी भरने से पहले आप तकरीबन इतना गोबर इस्तेमाल करेंगे।
और तकरीबन जब आप पानी भर लेते हैं फिर उसके बाद हर 15 दिन के बाद, ये गर्मियों की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे जिन दिनों में बारिशें नहीं हो रही हुई या अबर आलूद मौसम ना हो, ताकि फ़ोटोसिंथेसिस या तालीफ का अमल बेहतर से हो सके। तो फिर आपने तकरीबन 500 किलोग्राम हर 15 दिन के बाद या फिर 30-35 किलो रोज़ाना आप थोड़ा थोड़ा सा उसमें डालते रहें, और उसकी साइडों के ऊपर पड़ा हुआ और जो आपका वर्कर है या आप खुद हैं आप उसमें डालते रहें। सब्ज़ी माइल रंगत जो है जिस तरह आपको इस फॉर्म की नज़र आ रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें। तो इसमें एक तो ये हो गया, दूसरा गैर नामियाती खादें हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है। तो ये खादें जो है अमोनियम नाइट्रेट, सुपर फास्फेट, डीएपी वगैरह, ये भी खादें आप इस्तेमाल करते हैं उसमें। तो खादों का जो इस्तेमाल है जहन में रखें, मार्च से अक्टूबर तक करें। ये जब सर्दियाँ आ जाती हैं, आबर आलूद मौसम है, उसमें बिल्कुल भी खादों का इस्तेमाल ना करें, और खादों को हमेशा एक जगह के ऊपर आपने वो नहीं करना, आपने फैला के डालना है फिश फार्म के ऊपर। अच्छा जी, अब इसमें जो गैर नामियाती खादें हैं उसको मैं जल्दी जल्दी से थोड़ी थोड़ी डिटेल बता दूं आपको। तो आप अगर गैर नामियाती खादों में हम फास्फोरस प्लस से स्टार्ट करते हैं, तकरीबन 5 kg जो है वो 1 एकड़ के अंदर, ये जितनी भी मैं आपको डेटा बताता हूँ उसमें आप जहन में रखा करें कि आपने फ़ी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करना है। अच्छा, अब इसमें जो फ़ी एकड़ में जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम उस हिसाब को बढ़ा घटा लेते हैं। 10 एकड़ के लिए, 15 एकड़ के लिए हम उसको ज़रबे 10 या ज़रबे 15 कर लेते हैं। तो अगर आपने यूरिया इस्तेमाल करना है तो वो आपने 5 kg आपने इस्तेमाल करना है। तो इसमें यह है कि अगर कलराठी ज़मीन है आपके पास तो उसमें न्यूट्री कैल्शियम खाद एक मिलती है, वो आपने उसका पहले सोल्यूशन बना लेना है, ठीक है। 10 किलोग्राम आपने फिर फ़ी एकड़ जो है हर 15 दिन के बाद आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक हो गया। इससे आपकी जो कलराठापन है उसके ऊपर काफ़ी अच्छा असर पड़ेगा और पैदावार बेहतर होगी। अब बाकी जो असासी नौइयत की अगर आपकी ज़मीन है, यानी कि आपने पीएच उसकी मालूम कर ली है, मैं पीएच जानने का तरीक़ाकार भी आपको बताऊंगा किसी और वीडियो में। तो अगर आपकी ज़मीन जो है वो असासी नौइयत की है तो फिर आप उसमें सुपर फास्फेट जो है वो 75 kg आप पहली दफ़ा डालेंगे, यानी कि जब आपने तैयार कर रहे हैं अपना जो भी आपका पौंड वगैरह है, और फिर हर 15 दिन के बाद आपने 25 kg 1 एकड़ के अंदर इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अमोनियम नाइट्राइड जो है वो भी आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है, 75 kg फ़ी एकड़, और हर 15 दिन के बाद फिर 25 kg फ़ी एकड़। तो 75 kg जो है वो पहली खुराक है उसकी। और अगर ज़मीन और पानी अच्छी नौइयत का है, यानी कि नॉर्मल है, तो यानी कि उसकी 6.5 से लेके 8.5 तक आपकी अगर पीएच है, तो फिर आपने डाई अमोनियम फास्फेट इस्तेमाल करें, डीएपी जिसको हम कहते हैं। पहली दफ़ा जब आप फार्म तैयार करें तो 27 किलो फ़ी एकड़, और फिर 15 दिन के बाद 9 एकड़, यानी 9 kg फ़ी एकड़। और यूरिया जो है वो 6 kg फ़ी एकड़, और फिर जो है वो हर 15 दिन के बाद आपने 2 kg फ़ी एकड़ इस्तेमाल करनी है। डीएपी के लिए ये है कि आप तकरीबन यानी कि रात को उसको भिगो के रख दें किसी बड़े बर्तन में, और फिर सुबह उसको फैला दें।